वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 6 का एक और चैप्टर है ताप एवं उसका मापन। ओके, और इस चैप्टर का बेहतरीन सा नोट्स आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। लास्ट में आपको ये मिल जाएगा रिवीजन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट देखने वाले इस वीडियो में। कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ मिलने वाला है, और सिर्फ चैप्टर ही नहीं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एक्सरसाइज और फिर रिवीजन भी, ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। बिल्कुल यूँ कह लो हलवा बना देंगे, आपको सिर्फ निगलना है, ठीक है, चबाना नहीं है। तो बस एंड तक बने रहो वीडियो के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि एनसीईआरटी का एक बेहतरीन लेक्चर वीडियो उन लोगों को भी देखने को मिले। ओके, चलिए तो हम चलते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी बुक की ओर, ताकि ये रिवीजन हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये बुक ओपन हो चुका है, टेक्स्ट बुक नए सिलेबस का 7वां चैप्टर है ये, ताप एवं उसका मापन। ताप क्या होता है और हम उसको कैसे मापते हैं सीखने वाले हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप लास्ट तक बने रहो। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। अन्ना मनी, ये एक साइंटिस्ट हैं हमारे भारत की, उन्होंने कहा था कि गलत मापन करने से क्या अच्छा है कि कोई मापन ही ना किया जाए। मत करो मापन यार, अगर गलत कर रहे हो तो मत करो, बहुत बुरा लग रहे हो। ठीक है, देखो लामबोक और उसकी बड़ी बहन फीबान शिलांग में रहते हैं। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उनने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लामबोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। फीबान ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। भाई बहन है, भाई ने कहा कि हमको बुखार जैसा फील हो रहा है, तो बहन ने छू करके देखा कि मे भी हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमाप यानी थर्मामीटर निकाला। उसने तापमापी को यानी थर्मामीटर को अब अभग्र जो अग्रभाग है, टिप जो है थर्मामीटर का, साबुन और जल से धोया और लामबोक के का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसके शरीर का ताप सामान्य था। उसने तापमापी का अग्रभाग पुनः धोया, सुखाया और वापस रख दिया। देखो ये वाला थर्मामीटर यूज़ किया, यूज़ करने से पहले भी उसकी सफाई करी गई, फिर उसको यूज़ करने के बाद भी सफाई करके सुखा करके रखा गया। ये आपको ऐसे ही यूज़ करना है, केयर करना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कैसे यूज़ किया, कैसे पता चला, कैसे रीड करी, ये भी चीज़ हम लोग जो है देखेंगे इस चैप्टर में। मैं चश्मा इसलिए लगाया हुआ हूँ और बाकी वीडियोज़ में नहीं है, रीज़न थोड़ा आई जो है मेरा सेंसिटिव हो रखा है, लाइट सेंसिटिव, चोट लगने की वजह से। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है ना। तो चश्मा रहेगा एक दो वीडियो में भी, जब तक कि ठीक ना हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ छू करके, है ना, आप नहीं बता सकते कि किसी को बुखार है और कितना बुखार है या नहीं है, नहीं बता सकते, क्योंकि गर्म और ठंडा का जो कंसेप्ट है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी आएगा। देखो यहाँ पर उनकी बहन ने कहा अपने भाई को कि विद्यालय की वर्दी बदल लो, भोजन कर लो और उसके बाद आराम कर लो, तो तुम्हारा जो ये टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। चलो, गर्म या ठंडा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे हम कह देंगे किसी चीज़ को कि वो गर्म है, या कैसे हम कह देंगे कि वो ठंडा है? ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं, ये चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगा। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं के अपेक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। उदाहरण, ग्रीष्मकाल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी परिशीतित्र, यानी अरे भाई इसका हिंदी देख रहे हो, रेफ्रिजरेटर का हिंदी, परिशीतित्र, ठीक है, से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। मटके का पानी ठंडा होता है, सब जानते हैं, मानते हैं, लेकिन मटके के पानी से रेफ्रिजरेटर का पानी ज़्यादा ठंडा होगा, नो डाउट। तो आप क्या कहोगे, मटका का पानी अब फिर ठंडा नहीं हुआ उस हिसाब से, रेफ्रिजरेटर के पानी के हिसाब से, है ना? तो ये अपेक्षा वाली बात आ गई है, कंपेयर वाली बात आ गई है। आगे देखो, हम यह केवल जल के दोनों नमूने के स्पर्श मात्रा से ही अनुभव कर सकते हैं, परंतु क्या हम सदैव अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास कर सकते हैं? आइए इस बात का पता लगाएं, इस बात का पता लगाएं। देखिए अभी तो आप ये बता सकते हैं कि ठीक है, हम छुए, रेफ्रिजरेटर का पानी जो था वो ज़्यादा ठंडा था फ्रिज के पानी, इस मटके के पानी के कंपेयर में, लेकिन हमेशा क्या छू करके हम पता लगा सकते हैं? आइए जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक जो है बहुत ही बढ़िया क्या दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप में क्या करना है आपको, एक में आपको ठंडा पानी ले लेना है, एक में आपको गर्म पानी ले लेना है, और एक में आपको नॉर्मल पानी लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला एक्टिविटी है, ध्यान दीजिएगा। एक में ठंडा है, एक में गर्म है और एक में नॉर्मल पानी है। इतना भी ठंडा या इतना भी गर्म नहीं कि हाथ नहीं डाल सकें,
थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म और नॉर्मल। आप दोनों हाथ को डालेंगे, एक ठंडे में एक गर्म में, जैसे फोटो दिखाया गया। नॉर्मल वाला पानी बीच में है, ठीक है। एक हाथ ठंडे वाले में डालेंगे, एक हाथ गर्म वाले में डालेंगे और नॉर्मल वाला बीच में है। उसके बाद दोनों हाथ को उठा करके एक साथ डाल देंगे नॉर्मल वाले पानी में। और अब आप क्या फील करेंगे पता है? जो हाथ आपके ठंडे पानी में था ना, उसमें आप गर्म फील करेंगे, और जो हाथ आपके गर्म पानी में था ना, वो आप ठंडा फील करोगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पर वही चीज़ आपको एक्टिविटी करनी है और पता लगाना है। सवाल है, पूर्वानुमान लिखिए कि पात्र ख में डुबोने पर मेरा दायां हाथ क्या अनुभव करेगा, पात्र ख में डुबोने पर मेरा बायां हाथ क्या अनुभव करेगा। अब क्रियाकलाप संचालित कीजिए और अपने परीक्षण लिखिए। मतलब ख की बात कर रहा है कि यहाँ पर दायां और बायां हाथ, मतलब मान लो ये दायां हाथ और ये बायां हाथ है, तो दायां हाथ में कैसा फील करिएगा, बायां हाथ में कैसा फील करिएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जिस हाथ में गर्म पानी जिसमें डूबा हुआ था, जो हाथ मान लो इधर गर्म पानी था, आपको ये हाथ नॉर्मल पानी में ठंडा फील होगा, और जो ठंडे वाले पानी में डूबा हुआ था वो हाथ नॉर्मल वाले पानी में गर्म फील होगा, ठीक है। ये कैसे हो गया? तुलना कीजिए कि क्या आपके परीक्षण जो है आपके पूर्व अनुमान से मेल खाते हैं या नहीं। क्या आपके दाहिने हाथ ने यह अनुभव किया कि पात्र ख का जल ठंडा है, क्योंकि वो गर्म हाथ जो गर्म पानी में था, अब वो नॉर्मल पानी में क्या फील करेगा, ठंडा। जबकि आपका बायां हाथ अनुभव करता है कि वो जल गर्म है, और वही पानी ये ठंडे हाथ, ठंडा पानी में जो ये हाथ था बायां वाला, वो नॉर्मल पानी में गर्म फील करेगा। आप एक बात बताओ, बीच में आपका पानी तो नॉर्मल था ना, वो ठंडा था ना वो गर्म था, नॉर्मल पानी था, तो फिर उसमें एक हाथ को ठंडा और एक हाथ को गर्म क्यों लग रहा है? दोनों एक ही पानी में है, दोनों नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में है दोनों हाथ, तो एक हाथ में ठंडा अनुभव हो रहा है, एक हाथ में गर्म अनुभव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का यही रीज़न है कि ये अपेक्षा वाली चीज़ है। कैसे वाली चीज़ है? ये कंपेयर वाली चीज़ है कि जब ये हाथ पहले ज़्यादा गर्म फील कर चुका है तो अब उसको ठंडा लग रहा है नॉर्मल पानी, जबकि यह हाथ पहले ज़्यादा ठंडा फील कर चुका है तो अब उसको गर्म लग रहा है नॉर्मल पानी। समझ रहे हो आप? कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है ना, यह निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिया पर भरोसा नहीं कर सकते। सिर्फ छूकर हम ये पता नहीं लगा सकते। सवाल है कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लग रहा है गर्मी लग रही है यार। आजकल मौसम चेंज हो गया है, ठीक है। एक मिनट। कह रहा है किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके लिए आ गया, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। किसी पिंड का, कोई भी चीज हो सकता है, यहाँ पिंड से मुराद कोई भी चीज, उसका गर्माहट अथवा ठंडक विश्वसनीय माप उसके पिंड का ताप है। ताप गर्मी को नहीं कहते हैं, यहाँ पर यही चीज क्लियर करना है स्टूडेंट्स। ताप गर्मी को नहीं कहते हैं, ताप गर्माहट भी हो सकता है, ताप ठंडक भी हो सकता है। फिर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हम ताप से मुराद गर्मी समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। ताप गर्माहट भी हो सकता है, ताप ठंडक भी हो सकता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी पिंड का, किसी भी चीज का गर्माहट ठंडक का विश्वसनीय माप, सही तरीके से नापा गया है ना, उस पिंड का ताप कहलाता है। यह ताप का डेफिनेशन हो जाएगा। ताप, अगर कोई चीज ठंडी है आपके अनुसार तो आप ये कहेंगे कि उसका ताप कम है। कोई चीज अगर गर्म है आपके हिसाब से तो आप कहेंगे कि उसका ताप अधिक है। समझ गए बात? ये नहीं है कि इसमें ताप है इसमें ताप नहीं है, नहीं, ताप कम है या ताप अधिक है, ये बात होती है। यानी ताप का मुराद गर्मी नहीं है बच्चों, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होती है, वही बात है जो मैंने अभी कहा। दो पिंडों का मध्य ताप अंतर हमें यह बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। अब एक चीज का ताप अधिक है और दूसरे चीज का ताप कम है, तो इसका ताप मान लीजिए 32 डिग्री, इसका ताप मान लीजिए 25 डिग्री। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है मेरा ये साथ में, तो अब इसका जो अंतर है तो उस हिसाब से हम कहेंगे कि ये चीज़ 32 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से ये ज़्यादा गर्म है, इसका ताप अधिक है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस इस हाथ में जो है होने की वजह से इसका ताप कम है ना। लेकिन ये नहीं है कि इसमें ताप है और इसमें ताप नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। वो उपकरण जो ताप मापता है उसे तापमापी कहते हैं। ये भी आपका क्या हो गया, एक डेफिनेशन हो गया तापमापी का, ठीक है। वो उपकरण जिससे हम ताप नापते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं। चलिए, ताप मापने के लिए आपने समझता 2 प्रकार के तापमापियों का उपयोग किया गया है होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया है कि तापमापी कितने प्रकार के हो गए,
दो प्रकार के हो गए। कितने? दो प्रकार के। कौन सा? एक ज्वर मापी जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाता है, दूसरा प्रयोगशाला तापमापी, है ना। ये दूसरा किस्म हो गया तापमापी का थर्मोमीटर का। यहाँ पर एक और सवाल का जवाब मिल गया। ताप मापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं मशीन यंत्र उसको तापमापी कहते हैं। तापमापी दो तरह का हो गया, एक हो गया ज्वर तापमापी या ज्वर मापी जिसको हम लोग डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं, और दूसरा हो गया प्रयोगशाला तापमापी, है ना, जिसको हम लैब थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपसे पूछा जाता है तापमापी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे तापमापी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है आपको? आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा लग रहा था आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्या कैसा लग रहा है आप कमेंट करिए, है ना। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हो चीज़ों को। चलिए यहाँ तक है। अब कह रहा है क्या? ताप मापने के लिए दो प्रकार ये हो गया हमारे पास। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है वो मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी जो है अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होता है। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रयोगशाला अन्य क्या क्या है कि कहाँ कहाँ यह प्रयोगशाला तापमापी इस्तेमाल होता है, तो हम नीचे देख ही लेंगे, अभी आएगा। आइए हम तापमापियों के विषय में अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें ताप मापने के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं। ठीक है। ताप मापन, सबसे पहले हमने अभी पढ़ा कि दो किस्म का थर्मोमीटर है। डॉक्टर थर्मोमीटर हमारा पहला किस्म यहाँ पर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, संभवतः आप चित्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शाए गए तापमापी से परिचित होंगे, जिसे हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे ज्वर मापी या डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं। आप ये वाला देखे होंगे, ये वाला मेडिकल में होता है, और कभी ना कभी आप किसी न किसी दुकान में ये वाला या तो अपने शरीर का ताप मापने के लिए, ज्वर नापने के लिए, या किसी और का आपने देखा ही होगा। ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा। अगर आपने देखा है तो इसको कमेंट में लिखिए यस। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं ज्वर मापी। इसका नाम क्या हो गया? ज्वर मापी। और इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्टरी थर्मोमीटर। इसको हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मोमीटर। चलिए, डॉक्टरी थर्मोमीटर ऐसे थर्मोमीटर ताप का अंकीय रूप में दर्शाता है। यह ताप मापी अंकीय डॉक्टरी थर्मोमीटर या डिजिटल थर्मोमीटर भी कहलाते हैं। अब देखो ये वाला में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंक लिखा हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है। ये जो अंक लिखा हुआ वाला है इसको हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं। पहले ये डिजिटल वाला नहीं होता था। पहले का थर्मोमीटर आज से 10 साल पहले गांव घर में जो इस्तेमाल होता था, 10 साल क्यों, 5 साल पहले भी जो इस्तेमाल होता थर्मोमीटर वो अलग होता था। आगे देखेंगे, आएगा अभी। इसको कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर, जहाँ पर नंबर्स लिख के आते हैं, जो कि यूज़ करना आसान भी है। और ये जो बटन है इससे सेट करते हैं। जब इस्तेमाल करने से पहले इसको दबा देते हैं, है ना, उसको नॉर्मल सेट कर देते हैं 0 पे, और फिर उसके बाद इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। और इसका ये अग्रभाग है, ये टिप है, इसको भी ध्यान रखना है, यहाँ से नापा जाता है। यानी यही वाला हिस्सा आप अपने बॉडी से टच करते हैं, चाहे आप मुंह में रखते हैं, चाहे आप कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं अगर रखने के लिए, तो वो ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर मेटल का कुछ एक टिप बना हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको डिजिटल डॉक्टरी थर्मोमीटर कहते हैं, ऐसे वाले को जो आप फोटो में देख सकते हैं। ये बैटरी चालित होता है, इसमें बैटरी लगा रहता है छोटा सा, है ना। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर यह तापमापी शरीर का ताप मापते हैं। आई होप कि ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, आपको आसानी से ये समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है उससे आगे देखिए। यहाँ पर ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मोमीटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल होता है। आपको ये वाला क्या करना है? अंडरलाइन करना है। डॉक्टरी थर्मोमीटर में जो हम लोग मापक्रम इस्तेमाल करते हैं वो डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं, सेल्सियस स्केल। अब ये क्या है? देखो बच्चों, बेसिकली ताप को हम लोग 3 तरह के अलग अलग स्केल में नापते हैं। हम लोग वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे है। 3 में से एक है डिग्री सेल्सियस, एक है आपको डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक है केल्विन, जो कि ऐसा यूनिट है। तो हम लोग वो पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको कह रहा है कि डॉक्टर थर्मोमीटर में जो इस्तेमाल होता है, जो अभी आपने ऊपर देखा उसमें 37 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ था, सी लिखा हुआ था। तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर थर्मोमीटर में जो स्केल होता है वो कैसा होता है? सेल्सियस स्केल होता है। हम अपने बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में नापते हैं आज के टाइम पे डिजिटल थर्मोमीटर से। इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे डिग्री सेल्सियस ऐसे दिखा जाता है। ये ऊपर डिग्री और ये सेल्सियस दर्शाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी आपको दिया गया है। प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी मरकरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता था। मैंने अभी कहा कि आज से 5 साल पहले डिजिटल वाला इस्तेमाल नहीं होता था, ऐसा वाला इस्तेमाल होता था। इसको मरकरी थर्मोमीटर कहते हैं बच्चों। ठीक है, कहा जा रहा है कि
लेकिन पारा मरकरी जो है एक अधिक विषैल पदार्थ है। इसके अंदर होता क्या था, इसके अंदर होता था, इसके अंदर ये जो जिससे हम लोग देखते हैं, जो आप देख रहे हो लाइनिंग, इसमें मरकरी नाम का एक मेटल रहता था, एक धातु रहता था। ये धातु के द्वारा जो है गर्मी हमारे शरीर का पता चलता था, ताप पता चलता था। वो जो मरकरी धातु है वो विषैल धातु है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक विषैल पदार्थ है, और दुर्घटनावश या तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है। अगर ये टूट गया, अब जाहिर सी बात है शीशे का होता है तो कुछ उठा पटक में टूट टाट हो ही जाता है, तो उस वक्त हम जो उसका जो पारा है जो उसके अंदर होता है उसको हम लोग सही से निपटान नहीं कर सकते, उसको हम कंट्रोल करके एक जगह फेंक नहीं सकते, रख नहीं सकते, गाड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर ये हो जाता है, हवा मिल जाता है। ये विषैल क्यों है, याद रखिएगा बच्चों कि अगर इवेपोरेट होकर के आपके नाक में सांस के द्वारा अगर आपके अंदर चला जाता है बच्चों, तो ये आपके दिमाग पे इफेक्ट डालता है, पागल कर सकता है। ये इतना खतरनाक विषैल जो है ये चीज़ है, आपके शरीर में आपके खून में ये पहुंचेगा और बहुत नुकसान करेगा, फेफड़े को, ब्लड को, ब्रेन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका, मरकरी का। उसके अलावा अगर स्किन में टच हो गया तो ये जो चमड़ा होता है इस पर भी ये बहुत सेंसिटिव होता है, और वहाँ पर भी आपको घाव वगैरह कर देगा, और वो भी ख़राब चीज़ है। इवन कि मिट्टी में अगर गिरेगा तो मिट्टी में भी कहीं ना कहीं वो मिट्टी को वहाँ का ख़राब कर देगा जहाँ पर ये गिरेगा, और ऊपर से लिक्विड फॉर्म में नॉर्मल दिन में पाया जाता है, नॉर्मल जगह पे पाया जाता है, इसीलिए इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट मेटल, लोहा वहाँ जैसा अगर सॉलिड हो तब तो फिर भी उसको रख सकते हैं आप ठीक से, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो काफ़ी मुश्किल होता है इसका निपटान। और अगर ये फैल गया तो गैसीय फॉर्म में आपके शरीर के अंदर चला जाएगा तो बहुत नुकसान करेगा शरीर को। इसीलिए क्या किया गया, इसका उपयोग जो है धीरे धीरे इसको रिप्लेस कर दिया गया। चलिए, अंकीय तापमापी में इस प्रकार कोई जोखिम नहीं होता, और इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी, इसमें संख्या पढ़ने के लिए आपको ये लाइन ध्यान रखना पड़ता है, वो भी हम सीखेंगे पढ़ना। लेकिन अंकीय वाला जो होता है, अभी जो डिजिटल वाला ऊपर देखिए, उसमें सिर्फ डायरेक्ट लिख के आ जाता है कि 37, 35, 36, तो ईजी होता है पढ़ना, इस्तेमाल करना। इसलिए पारे वाला थर्मोमीटर डिजिटल थर्मोमीटर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। डिजिटल थर्मोमीटर में ताप निर्धारण उष्मा संवेदक द्वारा किया जाता है। उष्मा संवेदक मतलब होता है, कह लीजिए एक तरह का चिप है, एक तरह का वो जो मैंने कहा ना मेटल वाला टिप जो था ऊपर है ना फोटो में, उसमें क्या होता है ना, ये उष्मा संवेदक होता है, ये वाला हिस्सा, ये हीट कितना ज़्यादा आ रहा है, हीट सेंसिटिव होता है ना, उसके हिसाब से वो मशीन के द्वारा दिखा देता है, बैटरी वैटरी लगा रहता है, यहाँ पर वही लिखा होता है। कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग लाए गए थे, है ना, जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से भी माप सकता था। आप सब ने देखा होगा इस तरह का एक मशीन जो है इस्तेमाल करते थे कोविड के टाइम पे, वो दूर से ऐसे करके यहाँ पर दूर से ऐसे चलाते थे और बुखार से कर लेते थे। यस, ये वाला मशीन जो है बिना टच के भी क्या बता सकता है, किसी शरीर के तापमान को बता सकता है। यहाँ पर वो लिखा हुआ है, वह संपर्क रहित तापमापी हैं, संपर्क रहित टचलेस है ना, जो है तापमापी हैं, जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है। उसका नाम है अवरक्त तापमापी, जो इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार का तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर का स्पर्श किए बिना, है ना, शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम करते हैं। कोविड में कोई एक दूसरे को टच नहीं कर सकता था, नहीं करना चाह रहा था, और करना जोखिम भी था। इस टाइम पे हम लोग को इस तरह का तापमापी जो शरीर को छुए बिना दूर से ही महसूस कर लेता था कि शरीर का तापमान कैसा है, और उससे पता चलता था कि बुखार है या नहीं है। कहने का मतलब है कि उसको हम लोग कहते हैं अवरक्त तापमापी, जिसको हम लोग संपर्क रहित तापमापी भी कहते हैं, और ये शरीर का ताप बिना शरीर को स्पर्श किए बता सकता था। अगला एक आपको एक्सरसाइज दिया है, आइए आप शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल डॉक्टर थर्मोमीटर का प्रयोग करें। आप अपना स्वयं का ताप और अपने कुछ मित्रों का ताप भी माप सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको सिखाया गया है कि आपको कैसे जो है डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना है। आप सबसे पहले तो उसको टिप को साबुन से धोइए, वो जो मेटल पार्ट है उसको धोइए अच्छे से। तापमापी का पुनः नियोजन रिसेट बटन दबा करके, मैंने कहा था ऊपर में एक बटन है, यहाँ पर एक बटन है, इस बटन को आपको दबा देना है, रिसेट बटन कहते हैं इसको, और तब इस्तेमाल करना है ना। दबा करके तापमापी को रिसेट कर लीजिए। तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कर लीजिए, हाँ, यहाँ पर नीचे रखकर, ये वाला जैसा ऐसा हिस्सा हुआ है ना, इस तरह नीचे रख करके मुंह में दबा लेना है। आपने डॉक्टर को देखा होगा, है ना, उसका आप जो अग्रभाग है जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने से उसमें थोड़ी देर के बाद जब वो रीडिंग कर लेगा आपका वो तापमापी, तो उसमें से एक साउंड आता है ना, टिंक टिंक का साउंड आता है, ज़ोर से ही होता है, आराम से आप सुन पाएंगे, ठीक है। या उसमें एक लाइट भी होता है जो ब्लिंक करना शुरू कर देता है, उसका वेट करना आपको। मुंह से तापमापी निकाल लीजिए और अंकीय प्रदर्श पर ताप पढ़िए, वहाँ पर लिख के आ जाएगा कितना टेम्परेचर है आपके बॉडी का, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इस तालिका में क्या करना, उसको अंकित करना, अपना भी और अपने दोस्तों का भी, ठीक है। अपने मित्रों के साथ भी दोहराना है। यहाँ पर एक दो चीज़ आपको ध्यान के रखना है कि तापमापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए,
कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसको दूसरों से सीख लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। जो अग्रभाग है उसका उपयोग करने से पूर्व और पश्चात साबुन और जल से अच्छी तरह धोना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब लोग वही वाला इस्तेमाल करते हैं, उससे बैक्टीरिया वगैरह फैलेगा, तो उसको साफ़ करके इस्तेमाल करना चाहिए और साफ़ करके फिर रखना भी चाहिए। ठीक है बच्चों। तापमापी धोते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दर्शाने वाले हिस्से का अंक प्रदर्शन पर जल ना पड़े। तापमापी को उसका अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए। देखो, जब आप इसको धोएंगे या साफ़ करेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में आपको पानी नहीं डालना है, सिर्फ पानी में ये वाला हिस्सा धोना है। इससे क्या होगा, मशीन ख़राब हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा है ना, ये वाला जो हिस्सा है इसको हाथ से छूना भी नहीं है ना, इसको धो लेना है। मान लीजिए किसी चीज़ से आप रुई हुई से इसको साफ़ कर दे, या जैसे भी आप इसको साफ़ कर रहे हैं, आप जब साफ़ कर दिए, धो दिए, पानी से धो दिए, अब उसको पकड़ करके ही ऐसे नहीं घूमना है, पकड़ना है आपको ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा है, उधर धोना है, इधर वाला हिस्सा पकड़ना है। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता जितना आप बोर्ड पे देख रहे हो, सब जानते ही हैं। चलिए आप इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य, अरे ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है 37 डिग्री माना जाता है, ये आप याद रखेंगे। स्वस्थ मानव मतलब जिसको बुखार उखार नहीं है, उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके द्वारा मापे गए क्रियाकलाप में आपने पाया होगा कि प्रत्येक बच्चे का शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस था, अथवा कुछ बच्चों का शरीर का ताप सामान्य ताप से कुछ अधिक या कुछ कम था। बच्चों जब आप सबका नापोगे तो जाहिर सी बात है किसी का थोड़ा 19, किसी का थोड़ा 20 हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा बहुत 37 से 19-20 होता है तो हम उसको बुखार नहीं मानेंगे, नॉर्मली ये चलेगा। ठीक है। अगर एक आध डिग्री का फर्क पड़ रहा है, 37 की जगह पूरा 36 हो गया है ना, या 35 हो गया, ऊपर 38 हो गया, 39 हो गया, तब तो पूरा बुखार में है ना, या ठंडी में है, तो आप उसको जो है डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। क्या छोटे बच्चों का शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है? इसका जवाब है यस, छोटे बच्चों का शरीर का ताप हमेशा बड़ों से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, बोर्ड कभी कभी हैंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का ताप, यहां पर आपको कह रहा है एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या कि प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। वास्तव में सामान्य ताप व्यवस्थित व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर के औसत का ताप है। इसलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, कोई बात नहीं है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, दिन का समय और गतिविधि का स्तर। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए अभी आप दौड़ के आए हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा, खेल के आए हैं अलग होगा, आप सोए हुए थे दोपहर के टाइम पे तो आपके बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा, आप रात को ठंडी के समय में मौसम के अनुसार आप नाप रहे हो तो बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा, आप गर्मी में दोपहर के टाइम नाप रहे हो तो अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, बच्चे का नाप रहे हो, जवान का या बूढ़े का नाप रहे हो तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ सकता है, हल्का फुल्का का, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इन चीज़ों के वजह से थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, चलिए ये भी एक अच्छी चीज़ है आप कि क्या कि शरीर का तापमान जो है कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, दिन का समय और गतिविधि का स्तर। आप इसको भी अंडरलाइन करके रखेंगे। आप दिन के भिन्न भिन्न समय पर 1 माह तक अपने ताप को माप कीजिए, है ना, ताप के ये पाठ्यांक अपने नोटबुक में अंकित भी कीजिए। 1 माह पश्चात अपने शरीर का अंकित ताप विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। यदि हाँ तो विचार कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। 1 माह तक अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिन आपको हर रोज़ अपना बॉडी का टेम्परेचर नापना है। ये खरीद करके, ये महंगी चीज़ है नहीं, आप खरीद सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लिस्ट बना के रखिए कि आपका किस दिन ज़्यादा टेम्परेचर रहा, क्यों रहा, तो आप उसमें विश्लेषण कीजिए कि जब टेम्परेचर बढ़ा था उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, जब घटा था तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, किस समय आपका नॉर्मली टेम्परेचर कैसा रहा, वो सब कुछ आप नोटिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये क्रियाकलाप आपको खुद ही करने हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है? इसका जवाब है यस, बूढ़े लोगों का शरीर का ताप थोड़ा सा कम होता है। ब्लड प्रेशर उन लोगों का थोड़ा अलग होता है, शरीर का ताप जो है उन लोगों का थोड़ा अलग होता है। वयस्कों से, बच्चों से उनका शरीर का ताप हमेशा थोड़ा कम ही रहेगा, नॉर्मल में भी। आइए बढ़ते हैं। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है, इसको आप याद रखिएगा बच्चों, क्या कि शरीर का ताप हमारे इंसानों का 35 से नीचे नहीं जाता है और 42 से ऊपर नहीं जाता। इसका क्या मतलब है कि 35 से नीचे गया तो भी खर्चा हो जाएगा, मर जाएगा भाई, या मतलब मर ही जाएगा ऑलमोस्ट, और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी हो गया तो ये बुखार उसको ले डूबेगा, है ना, खर्चा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हम इंसानों का नॉर्मल टेम्परेचर जो है हमेशा 42 से नीचे
और 35 से ऊपर रहता है। बुखार में भी 35 से ऊपर और 42 से नीचे ही रहेगा। किसी को बुखार भी हुआ तो 43 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 43 डिग्री तभी होगा जब, है ना, फिर नापने की जरूरत नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात। छोटे बच्चों और वृद्ध के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमापी कांख में यानी बाह के नीचे भी रखा जा सकता है। आपने देखा होगा इस तरीके से रखते हैं, उस तरीके से जो नापेंगे तो उसमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम दिखाता है, वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। यानी अगर आपने ऐसे नापा है तो आप कह सकते हैं कि उसमें अगर 37 आ रहा है तो मान लीजिए वो 35.5 हो सकता है, या सॉरी, अगर आपने, हाँ, अगर मान आप 36 मापा है आपने इस तरीके से, तो वो 36 हो सकता है कि 35.5 ही हो असल में, है ना, वो 36 ना हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब आप कांख या बाह में नापते हैं तो वो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्से का हिस्सा है, वो, है ना, ऊपरी शरीर का हिस्सा है, तो शरीर के अंदर का असल टेम्परेचर से 1 डिग्री या आधा डिग्री कम ही आपको दिखाता है जब आप उस तरीके से नापते हो। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ताप का अन्य मापक्रम स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है और ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ताप का और भी स्केल है। जैसे हम लोग जो है अभी डिग्री सेल्सियस देखे थे ऊपर में, जो हमारा डॉक्टर थर्मोमीटर में था, और भी स्केल हैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, और इस वक्त जो मात्रक होता है वो था डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे सेल्सियस स्केल का मात्रक था डिग्री सेल्सियस, वैसे फ़ारेनहाइट स्केल का मात्रक है डिग्री फ़ारेनहाइट, और मैंने कहा 3 है, एक है केल्विन, आगे आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा है जो ताप भिन्न मापक्रम पर पड़ता है। यह स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने के लिए इस संख्या में अंतर का क्या कारण है? क्या कह रहा है कि भाई मैंने ये देखा अपने दोस्त को कि वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो उसका तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा था। भैया कहाँ 37 कहाँ 98? बेसिकली बात यही है कि जो 37 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था वो एक अलग स्केल है, और जो फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है वो एक अलग स्केल है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक स्केल होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। और मैं तो कह रहा हूँ कि डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर आप नापते हैं तो और ज़्यादा एक्यूरेट नाप सकते हैं सेल्सियस के कंपेयर में, क्योंकि ये बड़ा स्केल है, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी आपको आसानी से दिख जाएगा। डिग्री सेल्सियस में थोड़ा बहुत फ़र्क आसानी से नहीं दिखता है, या पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो हम लोग पारा वाला इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बारे में और अधिक जानकारी है कि अच्छा, डिग्री फ़ारेनहाइट के जैसे डिग्री सेल्सियस को दिखा रहे थे ऐसे, डिग्री सेल्सियस कैसे दिखा रहे थे वैसे डिग्री फ़ारेनहाइट को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये डिग्री का साइन है, ये फ़ारेनहाइट, ये सेल्सियस। अब यहाँ पर कह रहा है, अच्छा, कैपिटल F और कैपिटल C है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री सेल्सियस के तुल्य से अधिक है, तुल्य है। क्या कह रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना के बराबर है? 98.6 के बराबर है। बेसिकली ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि आप मीटर किलोमीटर में देख लो, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर कितना है? 1000 मीटर है। वैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। जैसे 1 किलोग्राम 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, वैसे 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी अगर हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 होता है तो फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन होता है। देखिए, साइंटिस्ट लोग जो इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए लेबोरेटरी वगैरह में, उसमें वो लोग ना ही डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं ना ही फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं केल्विन। मैंने आपको शुरू में ही कहा था इससे पहले ही कि 3 तरह का हम लोग स्केल इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए, ताप को मापने के लिए, है ना। एक होता है हमारा क्या, डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल। दोनों स्केल पहले वाले पारा वाला थर्मोमीटर में लिखा रहता था, अभी डिजिटल वाला में सिर्फ डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है, जबकि केल्विन लिखा रहता है आपको लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर में। अब देखेंगे आगे चल करके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे डिग्री सेल्सियस को ऐसे दिखाया, डिग्री फ़ारेनहाइट को ऐसे दिखाया, केल्विन को ऐसे दिखाते हैं, के से दर्शाया जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। मात्रक तो ये तीनों है, लेकिन एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। जैसे लंबाई को मीटर में नाप सकते हैं, फुट में नाप सकते हैं, इंच में नाप सकते हैं, लेकिन उसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर है। वैसे ही टेम्परेचर का, है ना, वैसे ताप का, है ना, एसआई मात्रक क्या है सर? केल्विन है। आगे बढ़ें।
चलिए, तीनों ही ताप मापकरों का नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम से है। ये भी एक इंपॉर्टेंट नॉलेज याद रखिएगा कि ये जो तीनों ही नाम है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इन्हें पता लगाने वाले, खोजने वाले साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, सेल्सियस भी साइंटिस्ट का नाम था, फ़ारेनहाइट भी साइंटिस्ट का नाम था, और केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम था। इन्हीं तीनों ने ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन जैसी चीज़ खोजी, और इन्हीं को उपाधि देने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, उसके नाम पर ही डिग्री, उसके स्केल को, उसके यूनिट को रखा हुआ है। ठीक है, ताप मापकरों को नाम इन वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए गए हैं, उपाधि में दिए गए हैं। हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में निम्नवत परिवर्तित कर सकते हैं। केल्विन स्केल पर तापमान बराबर सेल्सियस स्केल का तापमान प्लस 273.5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या हम लोग, मान लीजिए हमको कोई डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर कोई दे दिया, और आप चाहते हैं कि उसको केल्विन में चेंज करेंगे, केल्विन में कितना होगा ये पता लगाएंगे, तो आप उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, 273.15 जोड़ देंगे। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई कहा कि मेरे शरीर का टेम्परेचर 237 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मली, तो इसको अगर हमको केल्विन में बताना है कि केल्विन में कितना होगा, तो सिर्फ हम क्या करना है, 37 में 273 है ना, 0.15 जो है जोड़ देना है। अब ये केल्विन हो गया, तो जोड़ दीजिए 37 में, 7 3 10 के 0 हासिल 1, और 7 3 10 1 11, 2 1 3, 310.15 केल्विन। यानी हम कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर, जो कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर था, है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर था, वही 310.15 डिग्री केल्विन के बराबर, इसमें डिग्री नहीं है, केल्विन के बराबर होगा। यानी केल्विन में चेंज करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको 273.15 जोड़ देना है। जितना भी आपका डिग्री सेल्सियस है, अगर मान लीजिए आपको कोई बोलता है 55 डिग्री सेल्सियस, तो 55 में 273.15 जोड़ देना है, बहुत ही आसान। अगर आपको ये कहेगा कि आपको 125 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, किस में चेंज करो, केल्विन में चेंज करो, तो आपको सिर्फ क्या कर देना है, 125 डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़ देना है। अब जो अभी आपका आंसर आएगा वो आपका केल्विन होगा। आसान है ना, बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने के लिए सिंपली आपको 273.15 जोड़ देना है, वो हो गया। ठीक है, आसान है ना बच्चों। अब ये भी कह सकते हो कि 1 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 डिग्री केल्विन। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं, जबकि हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एवं केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो इनका नाम बड़े अक्षर से लिखकर प्रारंभ किए जाते हैं। ताप मात्रकों के नाम में डिग्री तो छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर, एक थोड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, इसको समझिएगा। क्या कि जब हम लिखते हैं, मान लीजिए एक भाषा में लिख रहे हैं कि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, भाषा में लिख रहे हैं इंग्लिश में, उस वक्त सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एवं केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो इनका नाम बड़े अक्षर से ही लिखकर प्रारंभ किए जाते हैं। जैसे हमको लिखना है 37 डिग्री, अच्छा डिग्री इंग्लिश में लिखना है मान लो, ठीक है, हमको लिखना है 37 डिग्री सेल्सियस, या लिखना है 98 डिग्री, अच्छा सॉरी डिग्री फिर से भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अरे पूरा ही चला गया क्या। अगर हम कहेंगे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका ये जो डिग्री वाला डी है वो आपका स्मॉल में है, लेकिन आपका जो फ़ारेनहाइट वाला एफ है वो आपका कैपिटल में है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर आप लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस इंग्लिश में लिखे, अब यहां पर डिग्री वाला डी जो है वो स्मॉल है, लेकिन सेल्सियस वाला सी जो है वो कैपिटल है, वो स्मॉल नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। ताप मात्रकों के नाम में डिग्री तो छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है ना, लेकिन सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बड़े अक्षरों से प्रारंभ करके लिखे जाते हैं, यानी सी और एफ जो है हम लोग बड़े अक्षरों से प्रारंभ करके लिखते हैं, किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन छोटे अक्षर से ही शुरू करके लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको लिखना है कि 195 केल्विन, तो ये केल्विन का जो के होगा यहाँ पर, ये केल्विन का के स्मॉल होगा, ये कैपिटल नहीं होगा। समझ रहे बात।
देखिए, जब सेल्सियस का C होगा कैपिटल, फ़ारेनहाइट का F होगा कैपिटल, लेकिन केल्विन का K होगा स्मॉल। जबकि जब डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस होता है तो डिग्री फिर स्मॉल ही होगा, है ना। लेकिन सेल्सियस क्या हो जाएगा, सेल्सियस का C कैपिटल हो जाएगा। फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री स्मॉल होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट का F क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जब भी लिखेंगे, चाहे बीच में ही क्यों ना हो, जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि नाउन में होता है ना कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अगर आ जाता है सेंटेंस के बीच में तो कैपिटल लिखते हैं ना, वैसे ही अगर सेल्सियस कहीं आ गया सेंटेंस के बीच में तो सेल्सियस का C कैपिटल रखेंगे, फ़ारेनहाइट का F कैपिटल रखेंगे, डिग्री लिखना रहा तो डिग्री स्मॉल में ही लिखेंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर है। जैसे कि संकेत है डिग्री C, डिग्री है डिग्री F, ये सब क्या है, कैपिटल में है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शा जाते हैं। ध्यान दीजिए कि डिग्री का संकेत ये वाला है, यानी ये वाला डिग्री का संकेत है ना। के साथ नहीं लिखा जाता, ये भी बात मैंने आपको पहले बता दिया है। और वाक्य के अंत के अलावा अन्यत्र संकेतों के बाद किन्हीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता है। ताप के विषय में लिखते समय अंकिक संख्या का मात्रक को ध्यान सदैव एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या कहा गया, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस लिखना है ना, तो यहाँ पर एक स्पेस होता है। क्या होता है, एक स्पेस होता है। ये चीज़ कह दिया एक चीज़। बाकी इसके बाद आपको ये पॉइंट नहीं देना है, ऐसे लास्ट में पॉइंट नहीं देना है, मतलब ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन डिग्री के संकेत के साथ नहीं किया। और वाक्य के अंत के अलावा, लेकिन अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो सेंटेंस खत्म होते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं ना इंग्लिश में, तब लगाएंगे, अलग बात है। लेकिन बीच में कहीं लिख रहे हैं सेंटेंस के बीच में, तब वो पॉइंट नहीं देंगे। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं पर लिख दिया हम कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा इज़ माई बॉडी टेम्परेचर, मैं ऐसा लिख देंगे तो यहाँ पर आप डॉट नहीं देंगे, ये गलत बात है। दूसरी बात है बीच में स्पेस देंगे, यानी 98 और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में यहाँ पर स्पेस होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है, आप इसको आई होप के समझ रहे होगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संकेत सभी कैपिटल है, संकेत सभी कैपिटल है। सेंटेंस के बीच में अगर सेल्सियस लिखना पड़ गया तो C कैपिटल रखेंगे, डिग्री का सब स्मॉल ही रहेगा। सेंटेंस के बीच में अगर फ़ारेनहाइट लिखना पड़ गया तो F कैपिटल रखेंगे, डिग्री स्मॉल ही रहेगा। लेकिन अगर केल्विन लिखना पड़ेगा तो K आपको स्मॉल ही रहेगा, पूरा केल्विन लिखना पड़ा तो। लेकिन अगर सिर्फ K दिखाना है, सिर्फ K, है ना, जैसे दिखाएंगे हम 273 K, तब यहाँ पर ये कैपिटल होगा, क्योंकि उसका जो यूनिट है वो कैपिटल में ही है। क्लियर है? एक बार रिपीट करके थोड़ा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अंग्रेज में एक डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बहुवचन में व्यक्त करने के लिए मात्रक के पूर्ण नाम को डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा, किंतु हिंदी में डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाएगा। अब मान लीजिए क्या कि अगर प्लूरल है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 प्लूरल है तो डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में जब लिखेंगे तो डिग्री सेल्सियस से लिखेंगे। हिंदी में डिग्रीज वर्ड नहीं आएगा, और आप तो हिंदी मीडियम में पढ़े तो दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। ताप मापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का ताप कैसे पता लगाया जाता था? ज्वर किसी व्यक्ति के नाड़ी दर को प्रभावित करता है। भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय में भी था। यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव के नाड़ी दर प्रभावित होते थे, अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर ही ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि नाड़ी दर होता है ना। पहले ज़माने के लोग नाड़ी दर से ही ऐसे बोल देते थे कि हाँ भाई, है ना, कैसे कितना, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये हाथ छू करके भी बताते थे लोग, या पेट छू करके भी बताते थे लोग कि हाँ इसको बुखार है। लेकिन हमारे शरीर में किसी और बीमारी की वजह से भी हमारे शरीर में इस तरह के परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। पुराने ज़माने में भले में इसका उपयोग किया जाता था बुखार नापने के लिए, लेकिन आज के ज़माने में हम इसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि बुखार के अलावा भी और किसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस तरह के चेंजेस हमारे बॉडी में आ सकते हैं। अब इसका जवाब फिर यहाँ पर लिखा है कि उबलते जल और बर्फ़ का ताप जो है डॉक्टरी थर्मामीटर में नहीं किया जा सकता। इसके पीछे का रीज़न भी हम देख लेंगे, क्या कि सीमा जो है, इसकी मापन सीमा जो है ये बाहर की है। क्या उबलते हुए पानी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर का स्केल है ही नहीं। उसके अलावा बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे कम का हो सकता है, वो भी नहीं होता है किसी डॉक्टरी थर्मामीटर में। तो वो उतना नीचे का या उतना ऊपर का ताप नहीं नाप सकता है। उसके लिए हमें लैब में इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है, हम डॉक्टर थर्मामीटर का मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रयोगशाला तापमापी। और पहले भी आप पढ़ चुके हैं क्या कि तापमापी 2 प्रकार के, एक डॉक्टरी थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोगशाला वाला पढ़ रहे हैं। एक हमारा हो गया, दूसरा शुरू हो रहा है। क्या? डॉक्टरी थर्मामीटर के अलावा दूसरा
प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय में प्रयोगशाला तापमापी उपयुक्त प्रयोगशाला तापमापी संभवतः चित्र इस तरह, मतलब ये भी कई किस्म के होते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में आमतौर पर ये जो फोटो दिया गया ऐसा होगा। आगे देखते हैं, आगे भी फोटो दिया गया, टेंशन मत लीजिए। चित्र 7.3 में दर्शाए गए तापमापी के समान हो सकते हैं। ये एक कांच का बंद मुंह वाली लंबी संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है जिसमें द्रव भरा होता है। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। ताप में परिवर्तन के साथ साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता है या घटता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिससे द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है ताप का पाठ्यांक होता है। इसका आप सीधा सीधा हम यहाँ समझा देते हैं। और आइए देखिए, ये वाला थर्मोमीटर है, यहाँ पर ये वाला बल्ब होता है, ठीक है। इसके अंदर अल्कोहल भरे हुए रहते हैं। क्या भरा हुआ है देखिए, संकरी एक समान लेती है। इसके सिरे पर बल्ब जिसमें द्रव भरा होता है। अच्छा, द्रव अभी बताया नहीं है, चलो आगे बता देगा, ठीक है। इसमें एक द्रव भरा होता है। इसमें ये देखो पतली सी लंबी नली सी है, ये है ना, इस तरह का होता है। ये देखिए, यहाँ पकड़ करके हम इसको यूज करते हैं। और इसमें डिग्री सेल्सियस वगैरह लिखा रहता है, केल्विन वगैरह लिखा रहता है ना। और ये जो नली है, ये जैसे अभी देखो, ये लाल कलर जो है यहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये लाल कलर जहाँ तक होता है, हम लोग जैसे यहाँ पर 50 तक है अभी, है ना, तो हम 50 या 51 तक है, तो 50-51 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं कि अभी इसका टेम्परेचर है। आगे और आएगा तो आप क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए, प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः अल्कोहल, चलो वो बात कह दिया गया जो मैं भी बोल रहा था। क्या इस्तेमाल होता है प्रयोगशाला तापमापी में? अल्कोहल इस्तेमाल होता है। और वो देख पाए आप उसके लिए लाल रंग मिश्रित होता है, यानी अल्कोहल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह होता है, तो उसको आप देख पाएं इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कलर मिलाया जाता है। अथवा पारा यानी मरकरी का उपयोग भी होता है, जो डॉक्टर वाला में इस्तेमाल होता था। चलिए आगे आपको क्या करना है, एक जो है एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी को देखते हैं सब लोग। क्या, एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए और उसका सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित मान अंकित कीजिए। यह कितना न्यूनतम ताप माप सकता है, यह कितना अधिकतम ताप माप सकता है, इस तापमापी का परिसर क्या है। अब परिसर किसे कहते हैं? न्यूनतम और अधिकतम के बीच का जो सीमा है। देखिए आगे दिया हुआ है, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। इसका सावधानी से उपयोग करें। यदि यह किसी कठोर वस्तु से टकरा जाए तो यह टूट सकता है, कांच का बना होता है। इसे बल्ब से पकड़ कर ना उठाएं। बल्ब नीचे वाला हिस्सा था और मैंने कहा आपको ऊपर पकड़ना है, नीचे नहीं पकड़ना है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे देखिए, अरे चित्र 7.3 क में दर्शाए गए तापमापी का अवलोकन कीजिए। क्या आपका इसका परिसर बता सकते हैं? इसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर कौन सा चित्र की बात कर रहा है? ये 7.3 की बात कर रहा है। ये देखिए 7.3 ये वाला हो गया। यहाँ पर जो हिस्सा है ये पढ़ा नहीं जा रहा, हालांकि सही से मैं आपको बता दूं बच्चों, ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ऊपर जो है इसका, ऊपर में है ना, यहाँ लिखा हुआ आपको 100 डिग्री है। यहाँ पर ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 से ऊपर यहाँ पर है, शायद 110 तक चला जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं और नीचे -10 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। तो ये इसका परिसर कहलाता है, ठीक है। परिसर क्या कहलाएगा? किसी टेम्परेचर को नापने के लिए जो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे कम टेम्परेचर जो आप नाप सकते हैं और सबसे अधिक जो नाप सकते हैं उसके बीच की जो दूरी है वो आपको परिसर कहलाता है। यही चीज़ आपको जानना है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उसका परिसर क्या दिखा हुआ है यहाँ पर, जो ऊपर में हमने आपको फोटो में अभी दिखाया, यहाँ पर उसी को लिखा हुआ है। हो जाओ भाई, ठीक है, कि -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक उसका क्या है, परिसर है। अब एक और आपको क्या करना है, फिर से लेना है प्रयोगशाला तापमापी जिसका उपयोग अपने क्रियाकलाप में किया था। अब इसको कहना, दो बड़े चिन्हों के मध्य अंकित ताप का अंतर कितना है। दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है। अब ये सब कुछ आपको जो है नीचे देखना है। एक छोटे भाग द्वारा अंकित ताप कितना है, एक तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमान कितना है। देखो अल्पतम मतलब सबसे कम, अधिकतम मतलब सबसे अधिक। और ये चीज क्या कहना चाह रहा है इस वाले में हम थोड़ा समझते हैं। देखो यहां पर जैसे ये 0 है, ठीक है बच्चों, ये 0 है और ये 10 है। 0 में एक लकीर है 0 के सामने और 10 के सामने एक लकीर है। इसके बीच में लकीर कितना है वो गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहने का मतलब है कि 0 से लेकर 10 तक के बीच में फिर 10 लकीर है, यानी हर एक लकीर 1-1 डिग्री सेल्सियस का है। हर एक लकीर 1-1 डिग्री सेल्सियस का है, यानी हम 1-1 डिग्री सेल्सियस इससे नाप सकते हैं।
एक एक डिग्री सेल्सियस का फर्क हम नाप सकते हैं। हम इसे 10 भी नाप सकते हैं, हम इसे 11 भी नाप सकते हैं, 12 भी, 13 भी, 14 भी। एक एक डिग्री सेल्सियस का फर्क हम इस वाले थर्मोमीटर से नाप सकते हैं, है ना। यहाँ पर वही सवाल आपको किया गया था कि कितना फर्क आप नाप सकते हो, तो एक एक डिग्री का नाप सकते हैं। क्या कह रहा है, दो बड़े चिन्हों के मध्य अंकित ताप का अंतर कितना है, 10 है। कितना है, अंतर 10 है। दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्ह द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है, 10 भाग है, 10 हिस्सा है। एक छोटे भाग द्वारा अंकित ताप कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि 0 से लेकर 10 तक में 10 हिस्सा है, तो एक हिस्सा 10 डिग्री, 1 डिग्री का हुआ। ऐसे 1 डिग्री, 2, 3, 4 करते करते 10 तक में 10 हो गया, 10 डिग्री हो गया, है कि नहीं है। अब तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमान क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क भी हम उस टेम्परेचर से, उस थर्मामीटर से नाप सकते हैं। चलिए, चित्र 7.3 में दर्शाया गया तापमापी को एक बड़े भाग के निकट से खींचा गया। चित्र 7 में दिया गया, 7.3 में दर्शाया गया है। ये वाला जो फोटो है उसी वाला थर्मामीटर का एक जूम किया हुआ हिस्सा है। क्या कह रहा है, आप तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्प मान बता सकते हैं। चित्र 7.3 में दर्शाया गया तापमापी के 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 या 20 के बीच का जो ताप अंतर है वो 10 है। 0 से लेके 10 तक में भी 10 है बीच में, और 10 से लेके 20 तक में भी 10 है बीच में, और 10 से 30 तक में भी, 20 से 30 में भी 10 है बीच में। इवन के -10 से लेके 0 के बीच में क्या है सर, 10 है बीच में। ठीक है, तो अंतर जो है वो कितना कितना का है, हर एक 10 के बीच में 10-10 भाग है। इसका मतलब है कि 1-1 डिग्री करके चिन्ह बनाया गया है, दिया गया है। कह रहा आता एक छोटे भाग का मान 10 का 10 हिस्सा यानी 1 डिग्री सेल्सियस है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। हम 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क इसमें से नाप सकते हैं। यानी 10 से 11 हो जाएगा तो भी हमें पता चलेगा, 11 से 12 हो जाएगा तो भी हमें पता चलेगा। हमें 1-1 डिग्री का फर्क इससे पता चल जाएगा। इसमें जो पारा, जैसे अभी देखो लाल जो कलर है, इसमें जो लाल कलर है वो यहाँ तक है, यहाँ तक। अब ये वाला 20 है, तो ये 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, 25 हुआ, 26 हुआ। ये ठीक है बच्चों। तो हम इस रेड अल्कोहल का मार्क जो है 26 तक देख सकते हैं। यानी 26 से अगर 27 भी होगा तो हमें पता चलेगा, 1-1 डिग्री के सेल्सियस का फर्क हमें पता चल जाएगा इस वाले टेम्परेचर नापने वाले थर्मोमीटर से। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, लैब में इस्तेमाल होने वाला थर्मोमीटर है। इससे हम बॉडी के टेम्परेचर नहीं नाप सकते हैं। आपके विद्यालय के प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सकते हैं जिनका परिसर और सबसे छोटे भाग का मान भिन्न हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्कूल में जो टेम्परेचर नापने के लिए ऐसा हो, उसका ये भिन्न हो परिसर, बीच का गैप अलग अलग हो, नंबर्स अलग हो। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10 की जगह 20 हिस्सा भी हो सकता है, ताकि आधा डिग्री नापा जा सके। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयोग करने से पूर्व दिए गए तापमापी को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। अगर कभी भी तापमापी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सब में 10 से लेके 0 से लेके 10 तक में या 10 से -10 तक के बीच में 10 ही हिस्सा होगा, 20 भी हिस्सा हो सकता है। 20 हिस्सा होगा तो आधा डिग्री का फर्क भी हमें उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो पहले क्या कर लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे ताकि सही आप उसमें आंक सकें। यहाँ आपने सीखा है कि किसी दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर कैसे ज्ञात करना है। साथ ताप परिसर मतलब सबसे कम कितना नाप सकते हैं और सबसे ज़्यादा कितना नाप सकते हैं, वही ताप परिसर है। साथ ही आपने ये भी सीखा कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का अल्पतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। अल्पतम मतलब सबसे कम कैसे ज्ञात करते हैं कि जो छोटा छोटा लाइन है वो कितना डिग्री का है, वही सबसे कम हम माप सकते हैं। आगे और देखने को मिला, कोई बात नहीं, और सीखेंगे अभी। लेकिन इससे पहले प्रयोगशाला तापमापी को प्रयोग करने के लिए सही विधि सीखते हैं। अब प्रयोग करने का सही विधि क्या है, प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने का सही विधि क्या है कि जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबाया जाए तो इसका बल्ब बीकर के तली अथवा दीवारों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, इस थर्मामीटर पकड़ा कहाँ है, ऊपर पकड़ा है, ये वाला हिस्सा नहीं पकड़ना है। दूसरी बात, पानी का टेम्परेचर मान लीजिए इसको नापना है, तो पानी में डुबाया है, ये जो गिलास है इस गिलास में टच नहीं है, ये एकदम बीचों बीच ऐसे रखा है। गिलास वाला हिस्सा बीचों बीच लाना है, इसको टच नहीं करना है दीवार उवार से, ठीक है। दूसरी बात, नीचे भी टच नहीं है, नीचे वाला हिस्सा में टच नहीं है, बीच में है, पानी में ही सिर्फ है। एक ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके अलावा तापमापी ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, इसको ऐसे टेढ़ा नहीं रखना है, इसको ऐसे टेढ़ा नहीं रखना है, इसको सीधा रखना है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा रखना है। तापमापी का बल्ब पूरे जल में डूबा होना चाहिए, है ना, डूबा हुआ होना चाहिए। जो है ना, ऐसा नहीं कि आधा डूबा हुआ आधा ऊपर है पानी से, नहीं, पूरा डूबा होना चाहिए। तापमापी पढ़ते समय आँख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव स्तंभ के स्तर के सीधे में होना चाहिए। यहाँ पर जो रेड है, मान लो रेड लाइन यहाँ तक है, तो एकदम ऐसे करके उस सामने से पढ़ना, ऐसे ऊपर से या एकदम नीचे से नहीं पढ़ना है। जिस सामने में रेड होगा अपने आँख को ऊपर नीचे करके या उस गिलास को ऊपर नीचे करके उस सामने से पढ़िएगा, तब जाकर के एकदम एक्यूरेट आपको टेम्परेचर उस चीज़ का पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7.5
किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लीजिए, गुनगुना जल मतलब हल्का गर्म, तापमापी जल में इस प्रकार डुबोइए कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे। तापमापी द्रव्य स्तंभ को चढ़ना देखिए, मतलब देखिए जब आप डुबाइए पानी में, अभी आपके पास मान लीजिए ये थर्मोमीटर है, तो इसका जो अल्कोहल वाला हिस्सा है, जो रंगीन लाल कलर का इसमें लिक्विड है, वो अभी नीचे ही होगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। अब उसका आप देख लिए, अब आप पानी में डुबाइए, उसका आप चढ़ता हुआ देखिएगा कैसे आपका वो लाल कलर जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, वो जैसे जैसे उसको गर्मी वो फील करता जाएगा वो थर्मोमीटर, वैसे वैसे उसका अल्कोहल ऊपर चढ़ता जाएगा। ठीक है, जब तक प्रतीक्षा कीजिए कि जब तक तापमापी का द्रव्य स्तंभ चढ़ना बंद ना कर दे। अब देखो, अब फिर वेट करना है कि कहाँ जाके रुक गया, वो वेट करना है, लेकिन बहुत लेट भी नहीं करना है। यहाँ पर क्या, अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, कब रुक गया, जहाँ रुक गया वो टेम्परेचर रहा आपके पानी का। ठीक है, अब कह रहा है कि अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए, अन्यथा जल ठंडा होने से शुरू हो जाएगा। अब आप 1 घंटा तक, भले आधा घंटा तक थोड़ी आप पानी में ऐसा रोक के देखिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फिर घटना शुरू होगा, तो आपका जो अल्कोहल है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर वो पता करा, वो ऊपर गया था अल्कोहल, अब टेम्परेचर कम होगा तो अल्कोहल नीचे आएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक ये करना है, बस 1 मिनट तक आपको देखना है, 1 मिनट में पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आपके पानी जो है कितना गर्म है, जो आपने इस्तेमाल किया है अभी टेस्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है, इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा लिए गए पाठ्यांक को कीजिए। क्या आपने सही, आपके से तापमापी जल बाहर निकालना है, द्रव्य स्तंभ का गिराना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप जब चेक करके बाहर निकालेंगे उस वाले थर्मोमीटर को, तो आपका वो जो अल्कोहल है वो नीचे आने लगेगा। यस, आने लगेगा, क्योंकि आप उसका गर्मी क्या है, कम हो चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों बताया जा रहा है, ये हमें इसलिए बताया जा रहा है बच्चों, इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिलेगा आगे। क्या हम प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग व्यक्ति के शरीर का ताप मापने होते उपयोग में ला सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि उसमें बल्ब नहीं होता है, उसमें रुकता नहीं है, टेम्परेचर जितना मैक्सिमम जाता है वहाँ जाकर रुकेगा नहीं। यानी पानी में जब आप डालें ना, तो ऐसा नहीं है कि पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम जो गर्मी है पानी में, उतना दिखाने के बाद वहाँ रुक जाए, रुकने का सिस्टम नहीं है उस वाले थर्मोमीटर में। जबकि हमारे डॉक्टर वाले थर्मोमीटर में पारा रुकने का सिस्टम होता है, मैक्सिमम चढ़ने के बाद वहाँ रुकेगा, तो हम उसको देख सकते हैं, अच्छा इतना है। इसमें क्या होता है कि उसको लगा के ही देखते रहना पड़ेगा, अच्छा इतना बढ़ा, अब बढ़ घटते रहेगा, कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो इसीलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जल से जैसे आप बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि अल्कोहल नीचे आना शुरू हो गया, इससे पता चलता है कि टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है, और इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं बॉडी के टेम्परेचर नापने के लिए। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो। जिसका आप टेम्परेचर नाप रहे हैं उसमें जब तक सटा हुआ है तभी आपको लिखना पड़ेगा कितना गर्म है, उसे निकालने के बाद आप नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर और जान लीजिए, आपके शिक्षक द्वारा नीचे दिए गए प्रयोगों की व्यवस्था स्थापित की गई है। अपनी बारी आने पर एक एक करके दोनों व्यवस्थाओं को निकट जाइए और दोनों तापमापियों का पाठ्यांक अंकित कीजिए, और बर्फ और उबलते जल के तापमान क्या है इसको देखना है। अब देखो, एक में दिया गया आपको बर्फ का टुकड़ा, एक में दिया गया आपको उबलता हुआ जल, दोनों में क्या लगाया गया है, एक थर्मोमीटर लगाया गया है। आपको बारी बारी जाके थर्मोमीटर देखना है कि इसमें क्या टेम्परेचर है और इसमें क्या टेम्परेचर है। यह क्रियाकलाप शिक्षक के उपस्थिति में करना है। कुछ समय पश्चात बर्फ एवं उबलते जल का तापमान पुनः पढ़िए, क्या यह पहले वाले ताप के समान है अथवा परिवर्तन हो चुका है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब पानी उबल रहा है तो इसका तापमान स्थिर रहता है, साथ ही जब बर्फ पिघल रहा है तो भी इसका तापमान स्थिर रहता है। ये बर्फ तो धीरे धीरे पिघलेगा, और ये पानी में तो नीचे से आग लगा हुआ है तो ये उबलता रहेगा। देखिएगा कि ये थोड़ा थोड़ा पिघल भी रहा है तो इसका टेम्परेचर सेम के सेम रहेगा 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद देखने पर भी। और ये उबल रहा है तो अभी देखिएगा फिर 5 मिनट के बाद उबल ही रहा है तो देखिएगा तो इसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। इसके पीछे का एक बहुत गहरा रीज़न है जो आप ऊपर क्लास में पढ़ोगे कि आखिर ये पिघल भी रहा है तो इसका टेम्परेचर कम क्यों नहीं हो रहा है, टेम्परेचर वहीं पर क्यों है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे। अगर आपको अभी जानना है तो कॉमेंट कर देना, फिर मैं अलग से बता दूंगा। चलो आगे देखते हैं। फिवान ने विज्ञान के शिक्षक ने उबलते जल के ताप मापन के लिए प्रयोग किए सेटअप की व्यवस्था की। शिलांग में फिवान और उसके सहपाठियों द्वारा मापे गए उबालता जल। चलो भाई, यहाँ पर वैसा ही जो सेटअप अभी आपने ऊपर देखा उसको जो है अलग अलग फिवान के फ्रेंड्स ने ऐसे लिखा। किसी ने देखा कि उबलते जल का ताप जो है 97.8 है, किसी ने 98, किसी ने 97.9, किसी ने 98, किसी ने 98.1, हल्का 19-20 देखने का फ़र्क इधर उधर की वजह से ऐसा हुआ है। सब लोग का आंख नज़र एक जैसा नहीं है, थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे देख लिया होगा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। सब 98 के आसपास ही है। चलिए, भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित किए गए उबलते जल के तापों का तुलना कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यांक में अंतर क्यों है, अंतर के संभावित कारणों पर परस्पर विचार विमर्श कीजिए। संभवतः सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यांक में लेना सही तरीका नहीं अपनाया होगा, वो बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, वायु का ताप। अब वायु का ताप मापने के लिए इस तरह का एक
टेम्परेचर थर्मामीटर इस्तेमाल होता है। आप अपने विद्यालय में, प्रयोगशाला में, चिकित्सक के क्लिनिक में तथा अस्पतालों के दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देख सकते हैं, ऐसा वाला, है ना, जैसा कि आप चित्र 7.5 में देख सकते हैं, ये वाला तापमापी। यह तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं, यानी नॉर्मली रूम टेम्परेचर बताते हैं। इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। एक और तरह का थर्मामीटर क्या है सर, है ना, कक्ष तापमापी। ये नॉर्मल, ये कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन इसका नाम है कक्ष तापमापी। कैटेगरी में दो ही हम रखेंगे, एक थर्मामीटर जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, एक थर्मामीटर जो लैब में इस्तेमाल होता है। आप इसको लेबोरेटरी वाले कैटेगरी में रख दो, लेकिन अलग इसका, अगर थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं पूछेंगे तो आप वहाँ पर 3 नहीं बोलिएगा, 2 ही बोलिएगा, ठीक है, जनरली 2 ही बोलिएगा। लेकिन ये भी थर्मामीटर है जिसका नाम क्या है, कक्ष तापमापी है। रूम टेम्परेचर इससे हम नापते हैं, लेबोरेटरी वाला के अंतर्गत ही आएगा। क्या आप अपने समाचार पत्रों या टीवी समाचारों या इंटरनेट और मौसम पूर्वानुमान देखा है? इनमें प्रत्येक दिन का अधिकतम और न्यूनतम ताप जानकारी दी जाती है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन हो गया है, तो हमें इन सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं कि आज का टेम्परेचर कम कितना है और अधिक कितना है। ओके, आई होप कि चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान से संबंधित मौसम के रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए अथवा सुनिए। प्रत्येक दिन के लिए वायु का अधिकतम और न्यूनतम ताप तालिका 7.3 में अंकित कीजिए। 7.3 में अंकित डाटा का विश्लेषण कीजिए। कैसे मौसम का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान घट बढ़ रहा है? क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम ताप समान स्तर पर ही रहे हैं? चूंकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करते हैं, इसलिए पढ़ा, ये ताप प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। सामान्यतः जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है तो ताप बढ़ता है, और जैसे शीत ऋतु निकट आती है तो ताप घटता है। हमारे मौसम जो हैं वो कई कारकों पर निर्भर करते हैं। तो टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे आसपास का, वो बदलता रहता है, कम बेशी होता रहता है, वो एक जैसा रोज़ नहीं रहता। और कारक क्या क्या है ये भी आप ऊपर क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे। 6 क्लास में तो आपने साइंस में शुरुआत ही की है, बहुत कुछ आगे आपको जानना है। आगे देखते हैं। वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैसे कैसे हम लोग जो है मौसम का अनुमान लगाते हैं, ये भी आप ऊपर क्लास में जाके समझोगे। अभी सिर्फ यहाँ पर यह कहा जा रहा है, वायु ताप पर अंकित डाटा से अन्य कारकों के साथ मौसमों के पूर्वानुमान में उपयोग किया जाता है। मौसम कैसा रहने वाला है आज का, कल का। आजकल मोबाइल फ़ोन में भी आप देख सकते हैं कि आगे का मौसम के बारे में थोड़ा बहुत अंदेशा ऐसा होगा बोल के जानकारी दिया जा सकता है। एक्यूरेट तो खैर वो नहीं होता है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ है हमारे पास, क्या, हमारे भारत के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अन्ना मनी, और इसका आपको जो है परिचय जानना चाहिए। अन्ना मनी ने हमारे देश में बहुत ही बढ़िया काम करा है एक टाइम पे। लिखा है कि अन्ना मनी जो 1918 में पैदा हुई थी, 2001 में मर गई हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत का मौसम विदुषी कहा जाता है। भारत की मौसम विदुषी का इनको टाइटल दिया गया है। जिसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, सालिम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया, है ना। ऐसे मान लीजिए आपने मिसाइल मैन का नाम सुना होगा, है ना। ऐसे यहाँ पर हमारे भारत के मौसम विदुषी कौन है, अन्ना मनी है। आप एज अ जी के क्वेश्चन इसको याद रख सकते हैं। और इन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार किया है ना, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई है। जाहिर सी बात है, मौसम के बारे में जानकारी लेने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, हम विदेशी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अन्ना मनी ने खुद बहुत सारे मशीन ऐसे बनाए जिनकी वजह से हमें विदेशी मशीनों का इस्तेमाल न करके अपने देश में बने हुए मशीन का इस्तेमाल करके उसका जानकारी मिलने लगा। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं कि ऐसे ऊर्जा का स्रोत जिसका ऊर्जा खत्म ना हो। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल मिट्टी तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन सूरज से मिलने वाली रोशनी खत्म नहीं होगी जब तक ये दुनिया है। तो उस तरह के सूरज से, वायु से, है ना, मिलने वाली जो ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो उसके खोज के में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके पोटेंशियल में कि कितना क्षमता है भारत के अंदर, वो सब कुछ पता लगाने में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा अन्ना मनी का। उसमें क्या होता है कि हमारे देश, जो हमारा भारत देश जो है, इन ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा में कई देशों से आगे निकल गया। इसमें अन्ना मनी का योगदान रहा, इसीलिए हम लोगों को अन्ना मनी के बारे में जानना चाहिए। आई होप कि यहाँ पर चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म, और आपने शायद हर छोटी बड़ी चीज़, अरे क्या हो गया भाई, आपने शायद छोटी बड़ी चीज़ यहाँ पर सब कुछ, है ना, समझ ली होगी। अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक अगर आपको समझ में आ गया तो। और हम फटाफट से क्या करते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं चैप्टर का। पहला सवाल बहुत ही आसान है। किसी स्वस्थ शरीर का जो सामान्य ताप है लगभग 98 डिग्री, 98.6 होता है, आपको पता ही है। 37 डिग्री किसके बराबर है, 98.6 के बराबर है ना। 37 डिग्री और 98 डिग्री एक ही बात है। ये सेल्सियस स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, और 310.15 केल्विन स्केल है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे देखते हैं क्या है पहला सवाल। किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडाहट उसके
ताप से निर्धारित की जाती है, गर्माहट अथवा ठंडापन दोनों ताप से निर्धारित की जाती है। मैंने शुरू में ही आपको एक्सप्लेन करा था। हिमशीत जल का ताप जो है तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। कौन से तापमापी से हम बर्फ नहीं नाप सकते? तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम नहीं नाप सकते। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है। ताप का मात्रक असल में केल्विन होता है। एसआई मात्रक अगर होता तो डिग्री सेल्सियस भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, लेकिन यहाँ पर एसआई वगैरह क्लियर नहीं किया है, तो मुझे इस सवाल पे क्या हो जाएगा, थोड़ा डाउट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। डिग्री सेल्सियस भी है जो हम शरीर का ताप मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, लेकिन एसआई मात्रक केल्विन होता है, तो कुछ क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का मापन सीमा कितना होता है? प्रयोगशाला वाले का -10 से 110 होता है, हमने ऊपर देखा है। ठीक है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक का नाप सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी से हम। जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र में दर्शाया गया है। कौन सही है इसमें से हम लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए 4 बच्चे हैं, ये विद्यार्थी 1 है, विद्यार्थी 2 है, विद्यार्थी 3 है, विद्यार्थी 4 है। किसने सही नापा होगा? देखो ये तो टेढ़ा करके देख रहा है, टेढ़ा करने से मना किया गया था। मैंने कहा था ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर है, सीधा है, और ये कहीं किसी गिलास में किधर टच भी नहीं है, पूरा डूबा हुआ है पानी में, और नीचे भी टच नहीं है, तो ये सही लग रहा है। ये नीचे टच है ना, तो ये सही नहीं है। ये साइड में टच है, तो ये भी सही नहीं है। अब इसके हिसाब से आप जवाब दे दीजिएगा। विद्यार्थी 2 जो है ना, विद्यार्थी 2 ये सही नापता है। चलिए उसका सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए तापमापियों का आरेख पर स्तंभ में लाल रंग भरकर दर्शाइए। अच्छा, ये आपको 14 डिग्री, 17 डिग्री, 7.5 डिग्री दिखाना है, तो कहाँ से दिखाएंगे? मतलब ये जो लाल आरेख है ना, इसको खींच के वहाँ तक ले जाना। कहाँ तक? 14 तक। तो 10 ये हुआ अगर। अच्छा ये देखो, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, 10 से 20 के बीच में 5 ही तो है, 1 2 3 4 और ये 5। तो एक जो गैप है वो 2 के बराबर है, 2 डिग्री के बराबर है। एक गैप 2 डिग्री के बराबर है। 10 से लेके 20 तक में 10 गैप होना चाहिए ना, 10 डिग्री का गैप होना चाहिए ना। तो एक गैप 2 डिग्री के बराबर है, इसीलिए 5 गैप में 10 डिग्री पुर गया है। ठीक है, अगर आपको 14 करना है तो 10 के बाद 2 और 2 4, यानी यहाँ तक में आपका क्या हो जाएगा, 14 डिग्री पुर जाएगा। इसका मतलब ये जो लाल है ना, ये आपको यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिला दीजिएगा। इसमें देखिए 10 0 से लेकर 10 के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 10 का गैप है, यानी इसमें 10 डिग्री सेल्सियस को 1 डिग्री के गैप पे दिखाया गया है। तो अगर आपको 17 करना है तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ तक आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे लाल कर देंगे। इसमें देखिए 10 और 0 के बीच में 20 गैप कर दिया है, यानी एक जो है 0.5 डिग्री का आपको क्या कर दिया गया है, गैप दे दिया गया है। यानी एक लाइन 0.5 डिग्री दिखाता है, आधा डिग्री दिखाता है। 7.5 डिग्री हमको दिखाना है, तो सिंपल सी बात है, 0 तो ये हो गया, उसका 0 के बाद 2 में 1 होगा, 2 में 1 होगा, तो 1 2 यहाँ तक 1 हुआ, हमको 7 दिखाना है। 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 7.5 आधा, तो 1 और यहाँ तक, ये हो जाएगा 7.5, है ना। ये आप ऐसे जो है दिखा देंगे, है ना। अलग अलग स्केल दिखाया गया, इससे आपको प्रैक्टिस करवाना मकसद है किताब का। आप अपने किताब में ज़्यादा अच्छे से ये देख पाएंगे। नीचे दिए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है क्या, पहला सवाल यहाँ पे कि ये किस प्रकार का तापमापी है। तो देखो -10 से शुरू हुआ है, तो ये हमारा तापमापी जो है लेबोरेटरी वाला है, ये आपको प्रयोगशाला तापमापी है। सवाल का जवाब है तापमापी का पाठ्यांक क्या है, पाठ्यांक -10 से लेके 40 तक है। अभी यहाँ पर आगे भी हो सकता है, पर फोटो में -10 से 40 तक है। कि इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम -10 है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस हम कम से कम नाप सकते हैं। कितना नाप सकते हैं, न्यूनतम -10 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं, आप ये कह लो ना। इसका सही जवाब यही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जा सकता, इसका एक कारण दीजिए। मैंने आपको कारण अच्छे से बताया है। प्रयोगशाला तापमापी जो होता है वो करंट टेम्परेचर को दिखा रहा होता है। अगर आप ऐसे करके रख लिया प्रयोगशाला तापमापी ना, तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, वो भी घटते बढ़ते रहेगा। ऊपर से सीधा रखना है, कैसे रखिएगा भैया, ऐसा थोड़ी होता है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर ना, प्रयोगशाला तापमापी में बल्ब नहीं होता। इसका बहुत अहम आप रीज़न ये कह सकते हैं, जो तापमापी हम लोग डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें एक बल्ब होता है, ऐसा बल्ब जो अधिकतम टेम्परेचर, अधिकतम ताप होने पर रोक देता है। ठीक है, उससे ऊपर नहीं, नीचे नहीं आता है, फिर उसको आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें उस तरह की कोई सुविधा नहीं होती है। इसमें करंट चल रहा होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से एक्यूरेट नापना मुश्किल है। किसमें, लेबोरेटरी वाले थर्मोमीटर में। यही इसका जवाब है। चलिए, वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माता जी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा, जिसके तालिका में दर्शाया गया है।
एक लड़की है जो बीमार है और उसको 3 दिन का टेम्परेचर 4 बार 5 बार नाप करके यहाँ लिखा गया है। वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था? अधिकतम इसमें से 40 है। ठीक है, कब हुआ है? शाम 7 बजे पहला दिन। किस दिन और किस समय पर वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया है? तो पहला दिन साय 7 बजे। किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया है? तो 37 के आसपास देख रहे हैं आप, तीसरा दिन हो गया है। जवाब है यदि आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है तो नीचे दर्शाए गए ताप मापियों में कौन सा आप उपयोग करेंगे? देखो 22.5 नापना है, आधा भी नापना है, तो आधा डिग्री जिस वाले में नाप सकेंगे वही वाला नापेंगे। देखो आप इस वाले में 10 और 0 के बीच में 5 गैप है, यानी इसमें एक गैप 2 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इस वाले में 0 से 10 तक के बीच में बहुत है, इसमें 20 है, 10 से लेके 0 तक में, सॉरी ये -10 है, ये वाला 10 से 20 है, 20 हिस्सा है। 20 हिस्सा का मतलब हुआ अगर आपको 10 डिग्री को 20 हिस्सा कर दिए हैं तो एक हिस्सा आधा डिग्री के बराबर हुआ। 22.5 डिग्री नापना है तो यही वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 ये हो गया, 20 के बाद 2 लेंगे तो 21, फिर 2 लेंगे तो 22 और एक तो आधा लेंगे तो 22.5 है कि नहीं है। तो आप इस वाले से नाप सकते हैं। इस वाले में तो एक ठो भैया किसके बराबर है? 1 2 3 4 5, 2 के बराबर है, इसमें 1 के बराबर है क्या? चलो खैर ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका ये क्लियर हो गया, ख इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में देखिए, इसमें दिखाया गया ताप में दर्शाया गया ताप, इसमें कितना ताप दिखाया गया? ये 25 है। अच्छा 25 और 30 के बीच में गैप पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गैप है, मतलब 1 डिग्री का लाइन है। तो अब हमारे पास है, अच्छा ये जो हमारा लाइन है ये इस वाले तक है ना, तो 25 हो गया, ये 25 26 27 28 29 30 है। अरे सॉरी 25 से 30 है ना, 5 ही गो में 10 है, आधा आधा का, इसका मतलब 25 से लेके 30 तक में 10 हिस्सा है, 25 से 30 तक में, यानी 5 डिग्री में 10 हिस्सा है, यानी 1 डिग्री का जो है 2 हिस्सा हो गया, आधा आधा डिग्री दिखाया गया। इसका मतलब है कि इसमें ये आधा डिग्री, ये आधा डिग्री, ये आधा डिग्री, हमको इसमें दिखाया गया है 25 से ऊपर यहाँ, तो 2 ठो में 1 डिग्री होगा अगर, तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और ये आधा डिग्री, तो 25 26 27 27.5 डिग्री इसमें दिखा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है? 0 से लेके 100 तक में, यानी 100 डिग्री में 50 हिस्सा है ना, तो एक हिस्सा 2 डिग्री को नापेगा। किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता हो। आप केवल 10 डिग्री से लेकर 20 के बीच का भाग दर्शा सकते हैं। तो भाई बहुत सिंपल सा है, आपको क्या कर लेना है, एक ड्राइंग बना लेनी है ना, एक ऐसा ड्राइंग बना लेना है। इसमें 10 से लेकर 20, ये हो गया 10 और ये हो गया 20। इसमें क्या करना है आपको, न्यूनतम 0.5, 10 से 20 में अगर आपको आधा आधा डिग्री दिखाना है तो इसके बीच का गैप कितना हुआ? 10, 10 का 20 हिस्सा करना पड़ेगा। तो यहाँ तक 10 हिस्सा, यहाँ तक 5 हिस्सा है ना, यहाँ तक 5 हिस्सा। अब ये 5 हिस्सा कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है कि हमने 10 से लेकर 20 तक में कितना हिस्सा कर दिया है तो ये 10 गैप, कितना डिग्री का गैप है? 10 डिग्री का गैप है, लेकिन हिस्सा हमने 20 कर दिया, यानी एक गैप आधा डिग्री का हो गया। तो अब आप ऐसा खूबसूरत सा एक बना दीजिएगा, लाइन में थोड़ा बढ़िया से बना दीजिएगा, हो गया। कोई आपको बताता है कि 101 डिग्री ज्वार है, क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल है अथवा फ़ारेनहाइट स्केल है? भाई बहुत सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि सामान्य शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, 42 से ऊपर नहीं जा सकता है डिग्री और 35 से नीचे नहीं आ सकता है। किसमें? सामान्य शरीर का तापमान, मतलब बुखार में भी शरीर का तापमान मनुष्य का 42 से ऊपर नहीं जाता, 35 से नीचे नहीं जाता, तो भैया 101 कैसे जाएगा? हाँ फ़ारेनहाइट में हो सकता है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में 98.6 ही नॉर्मल होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर नॉर्मल है तो 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 102 103 भी हो सकता है, 104 बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। कहने का मतलब है कि 101 डिग्री अगर कोई बोला है तो वो फ़ारेनहाइट स्केल में बोला है, वो सेल्सियस स्केल नहीं हो सकता। यहाँ हमारा एक्सरसाइज भी खत्म होता है। अब फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने रिवीजन की ओर। ओके ठीक है बच्चों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया, यहाँ तक आने के बावजूद भी, तो पाप लगेगा। दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, चेंज कर दो भैया प्रॉम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है।
और आप जल्दी से रिवाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। इस नोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्कूल के नोट के लिए भी या अपने फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी। ये नोट कंप्लीट नोट है इस चैप्टर का। तो फिर से एक बार आप सबका वेलकम है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए चैप्टर को, है ना, और दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा ये क्लास। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो भी आप लिख सकते हो। यार क्या करूँगा मैं, अब मेरे से तो यही हो पा रहा है। देखो, ताप और उसकी परिभाषा दिया है। ताप किसे कहते हैं, टेम्परेचर किसे कहते हैं, किसी पदार्थ की गर्माहट या ठंडक, है ना, का मात्रक माप है। मात्रक माप मतलब ऐसा माप जो सही हो। गर्म वस्तुओं का ताप अधिक और ठंडी वस्तुओं का ताप कम होता है। यानी ताप ठंडी वस्तु में भी होता है, गर्म वस्तु में भी होता है। ये नहीं है कि सिर्फ गर्म वस्तु को ताप दिखाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दो वस्तुओं के बीच तापांतर यह दर्शाता है कि वस्तु दूसरे वस्तु से गर्म है या ठंडी। दोनों 100 डिग्री और 110 डिग्री है, दोनों बहुत गर्मी है। 110 डिग्री भी आप छू नहीं सकते, लेकिन सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस में 110 डिग्री कम यानी ठंडा है किसके मुकाबले में, 120 के मुकाबले में। तो यही चीज़ कह रहा है कि तापांतर यानी अंतर जो ये दर्शाता है कि कौन किससे ज़्यादा गर्म है या ठंडा है। गर्म ठंडा का अनुभव और वास्तविकता। हम अपने स्पर्श से ये अनुभव कर सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म या ठंडी है, लेकिन यह अनुभव हमेशा सही नहीं होता। स्पर्श करके हमेशा सही, स्पर्श मतलब छूना। एक हाथ को ठंडे जल में दूसरे को गर्म जल में जो हम लोगों ने किया था, है ना, डालने पर दोनों हाथ को अलग अलग अनुभव हो सकता है जब आप करते। इसीलिए गर्मी के मौसम में हमें ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी ठंडा महसूस होता है और ठंडी के मौसम में ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी हमें गर्म महसूस होता है। यही कारण है क्योंकि बाहर का ताप ठंडी में अधिक होता है और पानी का ताप बाहर के वातावरण के ताप के हिसाब से कम होता है। इसीलिए हम लोगों को पानी गर्म लगता है, जबकि गर्मी में बाहर का ताप, वातावरण का ताप, हमारे शरीर का ताप हमारा अधिक लग रहा होता है, जबकि पानी उसके कंपेयर में, हमारे बाहर के वातावरण के कंपेयर में पानी का ताप कम होता है, जिसकी वजह से हमें पानी ठंडा लगता है। आई होप कि आपको ट्यूबवेल से निकलने वाला गर्मी में ठंडा पानी और ठंडी में गर्म पानी का रीज़न पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। केवल स्पर्श से ताप सही मापन संभव नहीं है। ताप मापे यानी थर्मामीटर और उसके प्रकार दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। डॉक्टरी थर्मामीटर का उद्देश्य होता है शरीर के ताप को मापना। इसका सामान्यतः 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक ताप माप सकते हैं। इसमें से मरकरी या डिजिटल रूप में बनाया जाता है। मरकरी वाला खतरनाक होता है। मरकरी वाले थर्मामीटर में मरकरी का विषाक्तता यानी विषैल होने के कारण अब डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग अधिक किया जा रहा है। विषैल कैसे, वो भी मैंने आपको बता दिया। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का मापन ऊष्मा संवेदी यंत्रों द्वारा होता है ना, यानी लाइट सेंसिटिव बाई हीट सेंसिटिव, देख लीजिएगा। ये माप डिग्री सेल्सियस में दर्शाया रहता है, ऊपर डिटेल से पढ़ चुके हैं। उपयोग करते समय हम लोग को साबुन से धोना चाहिए। इसका मुंह हमें रखते समय जो है मुंह बंद रखना चाहिए। इसे मुंह में रखते समय मुंह बंद रखना चाहिए, मतलब ताकि सही ताप जो है नाप सकें। इस तरह का होता है। ये वाला डिजिटल वाला है ना, आपने देखा होगा। ये सब AI इमेज है तो एग्जाम बहुत एक्यूरेट नहीं है। प्रयोगशाला थर्मोमीटर जो है वो उपयोग करते हैं वैज्ञानिक प्रयोगों में विभिन्न पदार्थों का ताप, मतलब ऐसे वैज्ञानिक ही लिए नहीं, आप भी अगर बहुत अलग अलग चीज़ों का, पानी का, दूध का टेम्परेचर नापना चाहते हैं तो ये वाला थर्मोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी विशेषता है कि -10 से लेकर 110 तक हम लोग यह नाप सकते हैं, नीचे -10 ऊपर 110 तक। इसमें भी पारा या इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल मतलब एक तरह का अल्कोहल है, रंग मिला के इस्तेमाल किया जाता है। इससे सीधे वस्तु में स्पर्श कर ताप मापा जा सकता है, डायरेक्ट किसी को छुआ करके इसको नाप सकते हैं। मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयुक्त नहीं है। सावधानी क्या है कि इसे बल्ब यानी बुलबुले वाले हिस्से में कभी नहीं उठाएं, ऊपर से उठाना है। इसे कठोर वस्तु से टकराने से बचाना है, ना ही तो टूट फूट जाएगा भैया। ऐसे इस्तेमाल करना है, बीच में, है ना, सटा के रखना। आगे बढ़ो। ताप मापन की विधियां हैं। थर्मामीटर को ऊर्ध्वाधर खड़ा रखना चाहिए, आंख को समतल रख करके मापना चाहिए। थर्मामीटर को तब तक बीकर में रखें जब तक कि पारे का स्तर स्थिर ना हो जाए, मतलब थोड़ी देर रीडिंग करनी है। ऐसी बात नहीं कि ऐसे डाले और ऐसे उठा लिया, ऐसे डाल के देख लिया, नहीं, थोड़ा रख करके, है ना, थोड़ा रख करके थोड़ी देर वेट करना है और आराम से देखना है। टेढ़ा टेढ़ा नहीं रखना है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा रखना है। थर्मामीटर को बाहर निकालते ही पारा गिरने लगता है, इसलिए जल में हुए ही माप लेना है। जल में रख करके देख लेना कितना गया है, ऐसा नहीं कि निकाल के देखेंगे तो फिर वो कम हो जाएगा टेम्परेचर, तो एक्यूरेट आप नहीं रीडिंग कर पाएंगे। ताप मापन का मापक स्केल जो होता है वो 2-3 तरह का होता है, 3 तरह का देख लो। 3 प्रकार के मापक स्केल होते हैं। सेल्सियस स्केल जो होता है, जिसको डिग्री C, कैपिटल C द्वारा मापा जाता है। जल का बर्फ बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या कह रहा है, जल का यानी पानी का जमने का बिंदु जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बर्फ बिंदु यानी पानी 0 डिग्री सेल्सियस में जम जाता है, बर्फ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है ना। और इससे ज़्यादा की जरूरत, अगर कितना भी पानी को उबालोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा नहीं, उससे कम ही रहेगा। बर्फ लेकिन 0 से कम का हो सकता है, उसके पीछे का रीज़न आप ऊपर क्लास में समझोगे। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो डिग्री F द्वारा उसको मापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट द्वारा नापा जाता है। उसका बर्फ बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब पानी जो होता है उसका
0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आप देख सकते हैं। केल्विन स्केल जो होता है ये एसआई मात्रक है, इसको के के द्वारा दर्शाते हैं। और हमने रूपांतर सीखा था क्या कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 273.15 जोड़ देना है सेल्सियस में, तो आपका केल्विन हो जाएगा। और केल्विन का अगर सेल्सियस में मतलब लाना है तो 273 माइनस कर देना है। मानव शरीर के सामान्य तापमान के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि सामान्यतः हमारा तापमान 37 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उम्र, समय, गतिविधि स्तर। छोटे बच्चों का तापमान वयस्कों की तुलना में थोड़ा सा हमेशा अधिक होता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वायु तापमान या कक्षा तापमापी, रूम टेम्परेचर नापते हैं इससे। यह कमरे या किसी स्थान के तापमान को मापता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड रखने के लिए मौसम विज्ञान में इसका उपयोग होता है। हम लोग आजकल मोबाइल में इसका इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल तो इस्तेमाल करते नहीं हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देख लीजिए, ताप कहते हैं गर्माहट या ठंडक के माप को। तापमापी जो होता है वो ताप मापने वाला उपकरण होता है। डॉक्टर थर्मामीटर जो होता है मानव शरीर का ताप मापने के लिए यंत्र होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है वैज्ञानिक प्रयोग में ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सेल्सियस स्केल कहते हैं जिसको डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल जिसको हम लोग डिग्री एफ में मापते हैं, और केल्विन स्केल जिसको हम लोग के में नापते हैं, और ये एसआई मात्रक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। हमारा ये क्विक रिवीजन के सेशन है, ज़्यादा टाइम हम लेते नहीं है। ये आपका नोट्स है जहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके, और आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। पारा या मरकरी का उपयोग, पुराने थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता था, लेकिन विषाक्तता के कारण आज इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आपको सीमाएं भी, अधिकतम तापमान कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान -273 डिग्री, है ना, -273.15 डिग्री केल्विन यानी 0 केल्विन है, जिसमें 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है। ये एक हायर लेवल का थोड़ा नॉलेज है। प्रमुख सावधानी ये है कि मापन से पहले बाद में थर्मामीटर को साफ करना चाहिए, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। थर्मामीटर के बच्चों को पहुंच से दूर रखना चाहिए, नहीं तो टूट फूट जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि कुछ थर्मामीटर शीशा का भी होता है और डिजिटल वाला भी प्लास्टिक का टूट सकता है। थर्मामीटर को गिरने या टकराने से बचाना है, वही बात हो गई। और इस तरीके से हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बच्चों। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको चैप्टर, आप लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कि उसको भी एक बेहतरीन से चैप्टर सीखने को मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।